का अशोक क्लियर हो गया था। तो अशोक के बाद आज हम लोग का होगा दशरथ। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे दशरथ के बारे में। ठीक है, तो दशरथ कौन था? तो दशरथ जो था अशोक का पौत्र था। पौत्र का अर्थ होता है पोता, है ना। पौत्र का क्या अर्थ होता है? तो पोता होता है ना। यानी कि अशोक के पुत्र का जो पुत्र था, है ना, वही क्या कहलाता है? पौत्र कहलाता है। और जो है यह तुम्हारा जो है सम्राट बना, है ना, अशोक का पौत्र। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से अशोक ने, ठीक है, जिस प्रकार से अशोक ने क्या किया था, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी पर क्या किया था? गुफाओं का निर्माण किया था। बिल्कुल उसी के कदम पर उसका पोता चला, है कि नहीं। इन्होंने भी क्या किया हमारा कि दशरथ ने जो है वह क्या किया, आजीविकों को रहने के लिए जो है वह क्या किया, गया में, गया कहाँ है? बिहार में है ना। तो गया बिहार में कौन सी पहाड़ी पर? तो नागार्जुन पहाड़ी पर। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर? नागार्जुन पहाड़ी पर जो है उन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितने गुफाओं का निर्माण करवाया? 3 गुफाओं का निर्माण कराया। और उसमें जो है किसको रहने के लिए दिया गया? आजीविकों को रहने के लिए दिया गया। अशोक ने किस पहाड़ी पर जो है गुफाओं का निर्माण कराया था? तो बराबर की पहाड़ी पर करवाया था। लेकिन जो है उसके पौत्र ने, अर्थात उसके बेटे के पुत्र ने, यानी दशरथ ने कहां पर जो है गुफाओं का निर्माण कराया? तो गया में। कहां पर करवाया? गया में करवाया। और किस पहाड़ी पर कराया? तो नागार्जुन पहाड़ी पर करवाया, है ना। नागार्जुन पहाड़ी पर जो उन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण कराया। और ये तीनों गुफा दान दे दिए गए किनको? आजीविकों को रहने के लिए। क्लियर? दशरथ जो था बिल्कुल अशोक के तरह ही इन्होंने भी अपनी एक उपाधि ग्रहण की, और वह उपाधि था देवानाम प्रिय। ठीक है, क्या नाम था उसका? देवानाम प्रिय। तो उसके पौत्र ने भी, यानी अशोक के पौत्र कौन हो गए? दशरथ। दशरथ ने भी क्या किया, अपने दादा के तरह ही क्या किया कि देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। और देवानाम प्रिय का अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय, है ना। देवताओं का क्या होता है? प्रिय। अब इसके बाद आता है हमारा शासक बृहद्रथ। कौन आता है हमारा? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था हमारा, वह मौर्य वंश का जो है सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। कहीं न कहीं जो है यह जो है उतना अच्छा शासक नहीं रहा होगा। यही कारण है कि इनके पतन का भी क्या हो गया? कारण बना, है ना। तो आते हैं लोग बृहद्रथ के बारे में देखते हैं। तो बृहद्रथ जो है हमारा मौर्य वंश का क्या है? सबसे अंतिम शासक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? बृहद्रथ को जानते हैं। बृहद्रथ के बाद जो है मौर्य वंश का पूरी तरह से क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। मौर्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब जो है कि ये जो हमारा बृहद्रथ था, बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो उन्हीं के सेनापति। ठीक है, किसके सेनापति? तो हमारा बृहद्रथ के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो जाति से ब्राह्मण था। ठीक है, ये कौन था? एक प्रकार का ब्राह्मण जाति का था। और इसका जो है तुम्हारा क्या था? प्रमुख सेनापति था। तो इसके प्रमुख सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ का हत्या कर दिया, उन्हें मार दिया। और मार करके स्वयं एक नए वंश की नींव रखी, है ना। स्वयं क्या किया? एक नया वंश का नींव रखा, जिसको हम लोग कहते हैं शुंग वंश। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए? तो पुष्यमित्र शुंग हो गए। इन्होंने किसको मारा? तो बृहद्रथ को मारा। बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को जो है पुष्यमित्र शुंग, जो उनका क्या था? सेनापति था, है ना। जो उसका क्या था? सेनापति था। उसे मार दिया, है ना। और उसे मारने के बाद क्या किया उन्होंने? शुंग वंश की नींव रख दी। एक नया वंश का स्थापना किया मगध में, शुंग वंश। तो सबसे पहले हम लोगों ने मगध में क्या पढ़ा था? हर्यक वंश पढ़ा, है। मगध के वंशों के नाम, पहला हमारा क्या था? हर्यक वंश। पहला क्या था हमारा? हर्यक वंश। दूसरे नंबर पे कौन आया हमारा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, है ना। तीसरे नंबर पे कौन आया हमारा? नंद वंश आया। और उसके बाद कौन आया हमारा? मौर्य वंश आया। अब उसके बाद कौन वंश आएगा हमारा? अब आएगा हमारा शुंग वंश, है ना। तो ये हमारा क्रम है, मगध में वंश का क्रम है हमारा। सबसे पहले आया हमारा हर्यक वंश, उसके बाद कौन आया हमारा? शिशुनाग वंश, उसके बाद कौन आया? नंद वंश, उसके बाद कौन आया? मौर्य वंश, उसके बाद कौन आया? शुंग वंश। इससे पहले भी एक वंश पढ़ाया गया था जिसका नाम था हमारा बृहद्रथ वंश, है ना। उसे हम लोग जो है प्रमुखता नहीं देते हैं। और मगध में सबसे पहला जो है वंश माना जाता है वो हर्यक वंश को ही माना जाता है। तो अब हम लोग इसके बाद शुंग वंश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा मौर्य प्रशासन के बारे में। चूंकि मौर्य प्रशासन जो था ना वो बहुत ज्यादा विकसित था, समझ ना। मौर्य का जो प्रशासन व्यवस्था था मौर्यों का, वो बहुत ही ज्यादा क्या था? विकसित था। और कहीं न कहीं
जनता के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, लाभकर था, है ना। और अगर हम आज की व्यवस्था को देखते हैं, हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर आज हम देखते हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से क्या करता है, मेल खाता है, मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उससे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था। अब मौर्य में जो शासन व्यवस्था हुआ करता था, किस आधार पर हुआ करता था, तो वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप जो है यहाँ पर क्या होता था, शासन व्यवस्था चलाया जाता था, जिसका प्रमुख व्यक्ति कौन होता था, राजा होता था। जिसका प्रमुख व्यक्ति कौन होता था, राजा होता था। राजा ही सबसे ऊपर होता था, सर्वोपरि कौन हुआ करता था, तो हमारा राजा हुआ करता था, सर्वोपरि, है ना। अब इसमें जो है हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है सप्तांग की जो है बात कही गई थी। सप्तांग का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण राज्य क्या कितना अंग होगा, 7 अंग होगा, जिसके द्वारा उस संपूर्ण राज्य को क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, चलाया जाएगा, जिसको कहा जाता है सप्तांग। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको मिलता है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। उसके बाद अमात्य हुआ करता था, जो राजा का क्या कहलाता था, प्रधानमंत्री। अमात्य का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जनपद होता था। चौथे में हमारा कौन होता था, दुर्ग होता था। पांचवें नंबर में कोष होता था। छठे में सेना होता था। और सातवें नंबर पे कौन होता था, मित्र होता था। तो इसी को क्या कहा जाता है, सप्तांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्तांग। सप्तांग का मतलब 7 अंग। यह 7 अंगों में क्या होता था, बटा हुआ होता था, और इसी के आधार पर संपूर्ण मगध का क्या होता था, शासन व्यवस्था जो है संचालित किया जाता था। अब इनके जो शीर्ष जो आला अधिकारी हुआ करते थे, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, है ना। शीर्ष का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर। जो आला अधिकारी हुआ करते थे वह तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। यानी सबसे ऊपर वाले जो अधिकारी लोग हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था या फिर महामात्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, इसे तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि तीर्थों की या महामात्रों की संख्या कितनी थी, 18 थी, है ना। जो सबसे ऊपरी अधिकारी हुआ करता था, सबसे ऊपर शीर्षस्थ जो अधिकारी हुआ करता था, उन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। और इन महामात्रों की संख्या कितनी थी, 18 थी। इसका वर्णन किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र रचना किसने की, तो कौटिल्य ने की। उसको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो है महामात्रों की संख्या, तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 थी। और इनको बदले में वेतन भी मिलता था। इसके कार्य के बदले में इसको क्या होता था, वेतन भी मिलता था। कितना वेतन मिलता था, तो 4800 पन मिलता था। पन होता था स्वर्ण सिक्का। पन क्या होता था, स्वर्ण सिक्का। तो 4800 स्वर्ण के सिक्के इन्हें जो है वेतन के रूप में दिया जाता था। किनको, तो तीर्थ या महामात्रों को, महामात्रियों को, है ना। क्या किया जाता था, वेतन के रूप में 4800 पन जो है वह दिया जाता था। यहाँ पर जो है 18 अर्थशास्त्र में बताया गया ना, 18 को जो है क्या होता था, हमारा तीर्थ हुआ करते थे, महामात्र हुआ करते थे। यहाँ 18 के नाम वर्णित है, जिसमें मंत्री हुआ करता था, पुरोहित हुआ करता था, सेनापति होता था, युवराज होता था, देवारिक होता था, अंतर्वैदिक होता था, समाहर्ता होता था, सानिधाता होता था, प्राष्टा, प्रदिष्ट, पौड़, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतरपाल। ये 8 हमारे कौन थे, तीर्थ या फिर महामात्र थे, जिन्हें जो है मासिक वेतन दिया जाता था। 4800 पन वेतन के रूप में इसे मिलता था। तब जाकर के बदले में लोग क्या करते थे, अपना कार्य क्या करते थे। उसके बाद आते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो है मौर्यों के पास क्या हुआ करता था, एक मंत्री परिषद हुआ करता था। क्या होता था, मंत्री परिषद हुआ करता था, जो राजा को सलाह देने का काम करता था, है ना। राजा क्या करता था, सलाह देने का काम करता था। अभी ये हमारी अगर शासन व्यवस्था को देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं और सभी मंत्रियों का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो उसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य में भी एक प्रधानमंत्री हुआ करता था और उस प्रधानमंत्री के नीचे बहुत सारे मंत्री कार्य करते थे, है ना। और उन मंत्रियों का जो समूह होता था, और वह मंत्रियों का समूह क्या कहलाता था, मंत्री परिषद कहलाता था। उन लोगों का क्या काम होता था, तो सारे विभाग से क्या करना, सूचनाएं एकत्र करना और वहां पर अपने परिषद में उसको क्या करना, पेश करना। जो भी समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं के निराकरण के लिए वहां पर विचार करना और विचार के माध्यम से कोई निर्णय लेना। निर्णय कौन लेगा, निर्णय लेगा राजा। लेकिन इन लोगों का काम था सारी चीजों को क्या करना, व्यवस्थित करके वहां पर प्रस्तुत करना राजा के सामने में। और अंतिम निर्णय कौन लेगा, हमारा राजा होगा, राजा लेगा। तो मंत्री परिषद का काम था राजा को क्या करना, सलाह वगैरह देना।
है ना। तो अपने राज्यों में जहां जहां जो जो दिक्कतें हुआ करते थे जनता को, सारी दिक्कतों को वो लोग क्या करते थे, एकत्रित करते थे और ला करके सबमिट करते थे किसके पास, राजा के पास। और राजा को और सलाह देते थे कि इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए, है ना। तो राजा सहमत होता था तो उसको मंजूरी देता था, अन्यथा उसे रद्द कर देता था ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा मंत्री परिषद हुआ करता था, कहां पर, हमारा मौर्य प्रशासन में, जो क्या करता था, राजा को सलाह देने का कार्य करता था, यानी सलाहकार के रूप में उसे जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारियों को अगर देखा जाए तो पहला नंबर पे आता है हमारा पनाध्यक्ष। पनाध्यक्ष जो होता था वह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। किसका अध्यक्ष हुआ करता था, वाणिज्य और व्यापार का अध्यक्ष हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनाध्यक्ष कहते थे। अब वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य क्या है, तो आप देखो कि बड़ा सा साम्राज्य था, उस साम्राज्य में जो है, उस साम्राज्य में लोगों को सारी चीजें अच्छे से सावधानी पूर्वक, है ना, सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए क्या करना होगा, व्यापार व्यवसाय तो करना ही होगा। तभी तो क्या होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, लोगों के बीच जो है कि सेवाएं पहुंचेगी। अब कुछ व्यापार व्यवसाय ऐसे होते थे जो अपने साम्राज्य के अंदर ही होता था, और कुछ साम्राज्य के बाहर भी होता था, विदेशों के साथ भी होते थे। तो इस प्रकार के वाणिज्य व्यापार का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, पनाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था उसे, पनाध्यक्ष। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सीताध्यक्ष, है ना। सीताध्यक्ष यह कृषि विभाग का अधिकारी होता था, ठीक है। किसका अधिकारी होता था, कृषि विभाग का अधिकारी होता था। अब कृषि संबंधी जितने भी समस्याएं होंगी उन सारे समस्याओं का निदान किसके पास होगा, तो कृषि विभाग के अध्यक्ष के पास होगा, है ना। भूमि की उर्वरता किस प्रकार की है, अगर उर्वर भूमि नहीं है तो उसे उर्वर कैसे बनाया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था का देखरेख ना, इन सारे प्रकार की समस्याओं को कौन देखता था, हमारा सीताध्यक्ष देखता था, जो कृषि विभाग का क्या होता था, अधिकारी होता था। यानी कृषि वाला क्षेत्र जो है वह इसके अंतर्गत आता था, है ना, सीताध्यक्ष के अंतर्गत आता था। उसके बाद आता है हमारा अक्षपट्टलिक, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, हमारा अक्षपट्टलिक। यह क्या होता था, महालेखाकार हुआ करता था। अब महालेखाकार कौन होते थे, तो पुराने जमाने में होता क्या था, पुराने समय में क्या होता था हमारा, कि कोई प्रिंटिंग मशीन तो हुआ नहीं करती थी। अगर किसी नियम कानून को लिखना था या फिर कोई पारित करना था कुछ ना, या लोगों तक कोई संदेश भिजवाना था, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, तो लेखक रखना पड़ता था। लेखक क्या करता था, वो लिखता था, और लिख करके तब जाकर के उसे जो है क्या किया जाता था, आगे प्रसारित किया जाता था। तो लिखने के लिए, है ना, क्या हुआ करता था, यह महालेखागार को रखा जाता था। अब पहले पुस्तकों की भी रचना अगर करना होता था तो प्रिंटिंग की तो व्यवस्था थी नहीं, तो प्रिंट कर दिया, उसे हाथों से लिखना पड़ता था ना। तो उन इस प्रकार के जो है कार्यों के लिए वो क्या रखा गया था, महालेखाकार रखा गया था, जो लिखने संबंधी कार्यों को करता था, है ना। उसके बाद आता है हमारा पोतवाध्यक्ष। क्या आता है हमारा, पोतवाध्यक्ष। अब ये पोतवाध्यक्ष का क्या काम था, तो माप तौल का अधिकारी हुआ करता था ये, है ना। अब देखो कि बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जिसको हम लोग खरीदते हैं, तो कैसे खरीदते हैं, तो माप तोल के खरीदते हैं, उसे मापना तोलना पड़ता है। तो मापने तोलने का अनुपात जो है किस अनुपात में रखा जाएगा, है ना, इसका जो है निर्णय कौन लेता था, तुम्हारा पोतवाध्यक्ष, है ना। कौन लेता था, हमारा पोतवाध्यक्ष लेता था। तो पोतवाध्यक्ष का जो कार्य होता था वह माप तोल के संबंध में होता था, यानी मापतोल का जो अधिकारी हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, हमारा पोतवाध्यक्ष होता था। उसके बाद आता है 5वें नंबर में रक्षिण। रक्षिण का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, ठीक है। रक्षिण का क्या अर्थ होता है, रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाला कौन होता है, हमारा पुलिस अधिकारी, है ना। रक्षा करने वाला कौन होता है, हमारा पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी का कार्य था हमारा सुरक्षा का दायित्व जो है इसके जिम्मे होता था, सुरक्षा करना इसका दायित्व होता था। तो इसको इसलिए क्या कहा गया, रक्षिण कहा गया। रक्षिण का अर्थ होता है सुरक्षा देने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला। वह कौन होता था, हमारा पुलिस अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में जो है न्यायालय व्यवस्था की अगर हम बात करें, न्याय देने की अगर हम बात करें, अगर हम मान लीजिए किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है, उसमें न्याय उसको करना है, तो इस तरह के न्यायालय हुआ करते थे। और न्यायालय जो है 2 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था, मौर्य प्रशासन में अगर न्यायालय की बात की जाए तो न्यायालय कितने भागों में बटा था, 2 भागों में बटा था। जिसमें पहला होता था हमारा कंटक शोधन, पहला क्या होता था हमारा कंटक शोधन, और दूसरा होता था हमारा धर्मस्थलीय। दूसरा क्या होता था, धर्मस्थलीय। कंटक शोधन के अंतर्गत जो है फौजदारी न्यायालय आया करता था, ठीक है। कंटक शोधन के अंतर्गत कौन आता था, फौजदारी न्यायालय। अब ये फौजदारी न्यायालय क्या होता है, जो मारपीट वाली समस्या होती है, तुरंत उसका तीव्र जो है क्या करना है, निदान करना है,
तुरंत ही उसका क्या करना है, समाधान निकालना है ना। तो इस तरह का जो हमारा शासन, इस तरह का जो न्यायालय व्यवस्था हुआ करता था वह तुम्हारा किसके अंतर्गत आता था, कंटक शोधन के अंतर्गत आता था, और उसमें उसके अंदर फौजदारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि तीव्र ही किसी समस्या का क्या होता था, समाधान किया जाता था तुरंत ही। जैसे ही मामला वहां पहुंचा तो तुरंत ही उसका क्या होगा, दोनों पक्षों का जो है देखा जाएगा समस्या को, और फिर उसका क्या किया जाएगा, समस्या का समाधान निकाला जाएगा, समस्या का निराकरण निकाल दिया जाएगा। वो हमारा क्या कहलाता था, फौजदारी व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो है मारपीट जैसी समस्या है ना का निदान होता था, या छोटी छोटी समस्याओं का निदान तुरंत किया जाता था। दूसरे अंतर्गत आता था हमारा, है ना, दूसरा न्यायालय का जो दूसरा भाग हुआ करता था वह आता था धर्मस्थलीय। धर्मस्थलीय के अंतर्गत आता था तुम्हारा दीवानी न्यायालय। अब इसमें क्या होता था कि इसमें थोड़ा इसके वनिस्पत जो है लेट से जो है इसका क्या होता था, निराकरण किया जाता, समस्या का समाधान इसके वनिस्पत इसमें थोड़ा क्या होता था, लेट से होता था, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पर न्याय जो है थोड़ा देर से मिलता था, लेकिन दुरुस्त मिलता था, अच्छा मिलता था। ऐसा नहीं कि किसी के साथ पक्षपात होता था, पहले यह व्यवस्था बिल्कुल नहीं की जाती थी ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन के न्यायालय कितने भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में। पहला का नाम क्या था हमारा, कंटक शोधन, और दूसरा का क्या नाम था हमारा, धर्मस्थलीय। कंटक शोधन में क्या होता था, फौजदारी न्यायालय आता था, जिसमें मारपीट जैसी समस्या या अन्य प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं का निदान तुरंत ही किया जाता था। और धर्मस्थलीय के अंतर्गत कौन आता है, हमारा दीवानी समस्या, है ना, दीवानी न्यायालय। इसके अंतर्गत जो होता है हमारा जो न्याय व्यवस्था होती थी वह थोड़ी मंद गति से कार्य करती थी, वनस्पत किसके, कंटक शोधन के वनस्पत। ठीक है, तो ये हमारा मौर्य प्रशासन का कुछ भाग था।